सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान और या एक के तरीके, ये उसका 15वां सत्र है जो कि जनवरी 30, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई इसमें सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है, लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो राह हमेशा सत्र के शुरू में स्वागत करते हैं। अब हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता की प्रेम व रोशनी में करते हैं। अब हम तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो डॉन प्रश्न करते हैं, इस धरती पर लोगों में जल्दी बुढ़ापा क्यों आता है? तो रा जवाब देते हैं, तीसरी घनत्वता जहां आप रह रहे हो वहां के लोगों का सोचने का तरीका जैसा है वैसे ही आपके आसपास की फील्ड है। जो आप सोच रहे होते हो उसके अंदर एथरिक पोर्शन होता है जो कि इसी स्पेस में है, पर अंदर जाकर है। आपके वहां के लोगों के बीच में सौहार्द भावना ना होने के कारण, सबके साथ मिलकर ना रहने के कारण यह है। आपके ग्रह के चारों ओर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वह इससे स्ट्रेन कर रही होती है। हायर ऑक्टेव से लोअर ऑक्टेव में यानी धरती से गैलेक्सी के सेंटर से जब आपके पास पहुंचती है तो वहां बट जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ऊर्जा पैटर्न आपके अंदर जो कि आपके ग्रह के हैं एक साथ में जो होने चाहिए नहीं हो पाते। उससे आपकी लाइफ कम हो जाती है, आपका जीवन कम हो जाता है, क्योंकि लोग जैसा सोचते हैं वैसा होता चला जाता है। उसकी वजह से ज्यादातर लोगों का सोचना प्यार और मिलकर आगे में निकलने का जो नहीं हो पाता है, वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती है उनकी, और प्रोग्रेस रुक जाती है। तो आप लोगों की उम्र भी कम हो जाती है। तो वो कहते हैं कि हमारी जो धरती है उसके चारों तरफ एक धरती के चारों तरफ एक फील्ड है, और जिसकी जैसे ही हमारे ऊपर एक, हमारे चारों तरफ एक जैसे लक्ष्मण रेखा होती है, ऑरा होता है, ऐसे ही धरती का भी है। और उसके अंदर हमारे अंदर एक एथरिक पोर्शन है जो कि हम दूसरों से भी उससे जुड़ जाते हैं। तो जब सूर्य से हमारी धरती के ऊपर ऊर्जा आती है तो हमारी भावनाएं एक नहीं होती हैं। इसके कारण जो हमारी भावनाएं अलग अलग होती हैं, हम एक नहीं होते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एनर्जी है वो वहां से स्ट्रेन होती है, यानी वो खींच लेते हैं। और ऊपर से जो एनर्जी आती है हायर ऑक्टेव से लोअर की ओर यानी गैलेक्सी से अब धरती में आती है तो बट जाती है, क्योंकि हमारे अंदर हम लोग खुद बटे हुए हैं, और हम बटे हुए होने के कारण हमारी एनर्जी भी बढ़ जाती है। और सेम ऊर्जा पैटर्न नहीं होता है
तो हम लोगों का उससे हमारी उम्र कम हो जाती है, क्योंकि हम किस लिए आए हैं, हमारा प्यार होना चाहिए, हमें मिलजुल कर आगे जाना है, तो हमारी उससे प्रोग्रेस रुक जाती है और हमारी उम्र कम हो जाती है। तो अगला सवाल करते हैं डान, तो क्या मैं ऐसे अनुमान लगाकर चलूं जो आपका धरती की मदद करने का कारण यह है जो धरती की जनसंख्या है, आप दूसरों को लॉ ऑफ वन के मतलब व क्रिएटर के बनाए हुए रूल या तरीके सिखाओ, जब वह उनको सीख जाए वो आगे आगे बढ़ना शुरू करें, ताकि इनकी लाइफ जो ज्यादा होनी चाहिए थी वो उसी डायरेक्शन में निकल जाए कि इनकी उम्र भी बढ़ जाए। रा कहते हैं हाँ, आपका अनुमान काफी हद तक ठीक है। तो अगला प्रश्न करते हैं, इसका मतलब अगर हमारी धरती के लोगों को लॉ ऑफ वन समझ में आ जाए और वह इसका इस्तेमाल करके दूसरों की सेवा करने वाला जो रास्ता है उसे अभ्यास में लाएं, तो क्या हमारी धरती के लोगों की उम्र बढ़ सकती है? क्या यही वह तरीका है जिसे हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए? तो रा कहते हैं हाँ, आप सही कह रहे हो। कभी देखना कि जो पिछले आपके लोग हैं, यानी पिछले जो हमारी पुरानी जो पीढ़ियां हैं वहां के लाइफ टाइम से अभी के लाइफ टाइम को देखना, जो अब बच्चे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आपकी, उसको देखना, पहले के जमाने में आपके यहाँ बड़ी उनकी उम्र ज्यादा हुआ करती थी, और अब जो देखिए कि उनके छोटे छोटे अनुभव होते चले जा रहे हैं और उनकी उम्र भी कम होती जा रही है। तो पहले के लोग थे वो उसका इस्तेमाल करते थे, यानी लॉ ऑफ कानून का, एक का कानून का इस्तेमाल करते थे, उनके अंदर प्रेम था, सौहार्द भाव था, तो उनकी एक दूसरे के साथ रहते थे, उनकी प्रोग्रेस होती थी। अब सबके दिमाग बट गए हैं और सेवा देने की बजाय अलग अलग अपने लिए सोचते हैं, यानी सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, तो इससे हमारी भावनाएं अलग हो गई हैं, हमारा अंदर से बंटवारा हो गया। इस वजह से आप देखोगे लोगों की उम्र भी कम होती जा रही है। तो अगला आप प्रश्न पूछते हैं डॉन, तो हमारी धरती की जो जनसंख्या है उनको ऐसी कौन सी सेवाएं देनी चाहिए, वह अपने अपने लेवल से क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी उम्र बढ़ा सकें, तो हमें क्या सेवाएं करनी चाहिए? तो वो कहते हैं, रा कहते हैं सेवा तो एक ही है, क्रिएटर ने जो बनाया है वह है लॉ ऑफ वन। अपने आप को सरेंडर करना क्रिएटर को, यानी हमें उनको सरेंडर कर देना है कि हे पिता, मैं तैयार हूं अपनी सेवा देने के लिए, तो हमें हमेशा सेवा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे वह यूनिटी रचयिता से जाकर मिल जाती है, वहीं से एक फाउंटेन हेड फव्वारा निकलता है जिससे उसे एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब हम सेवा भाव में आ जाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है एक फाउंटेन की तरह, या ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। जो भी एक अनंत रचयिता को ढूंढने निकलेगा उसके अंदर स्वयं ही धीरे धीरे ब्रह्मांड की अनगिनत बुद्धिमत्ता आती जाती है, यानी ज्ञान बढ़ता जाता है, वह बुद्धिमान होते चले जाते हैं क्योंकि वह उसके रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। इस ढूंढने की वजह से कई सारे मौके उनके पास आते हैं, और जैसे जैसे मौके आते हैं वह अपने दिमाग में उन्हें समझकर उन पर काम करने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, और उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर जो अलग अलग चक्र हैं वो खुलते चले जाते हैं, यानी हम सेवा करते हैं तो हमारे चक्र खुल जाते हैं, और जब वह खुलते चले जाते हैं तो उन्हें माया जाल का ज्ञान भी होता चला जाता है। तो और जब उन्हें माया जाल का ज्ञान होने लगता है, उन्हें पता चल जाता है कि किस तरह से हमें सेवा करनी है, तभी हम आपको कह रहे हैं कुछ लोग तो हीलर बन जाते हैं, कुछ दूसरों के लिए काम करने लग जाते हैं, कुछ शिक्षक बन जाते हैं, और इसी तरह से सब लोग अलग अलग काम करने लगते हैं क्रिएटर के लिए। तो जो हम ज्ञान मिलता है हम उस तरह से क्रिएटर जैसे हमें लॉ बताया है हम उसमें उनको सेवा देते हैं। कोई शिक्षक बनता है, कोई हीलर बनता है। ऐसा नहीं है कि हमें टीचर बनना है तो हमें उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बस बता दिया और करते जाओ। इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब है वो खुद भी अपने आप दूसरों को सिखा सकें। तो अगला प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब अगर कोई लॉ ऑफ वन सीख ले और अपने आप उसके हिसाब से काम करने लग जाए और अपने आप को संतुलित कर ले, तो क्या उसकी भी जो उम्र है वह तेजी से कम होती चली जाएगी? रा, पूरी तरह से संतुलित व्यक्ति दिखने में वृद्ध होने के बजाय थक जाएगा। जैसे जैसे वह अभ्यास सीखता चला जाता है वो धरती छोड़कर चला जाता है। इस तरह की वृद्धता को मरना नहीं बल्कि समाधि कहा जाता है। वह सारे अनुभव लेता है और अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को समझकर दूसरों को सेवाएं देकर सिखाता है। ऐसा करते करते वह इस स्तर पर पहुंच जाता है कि वह थक जाता है और अपना शरीर छोड़कर उच्च आयामों की तरफ यानी क्रिएटर की तरफ चल निकल जाता है। लॉ ऑफ वन का ज्ञान धीरे धीरे आता है और शरीर बहुत तेजी से बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये समझ बताते हैं कि हमें दूसरों को ज्ञान तो देना है लेकिन अपनी ऊर्जा भी बढ़ानी है, नहीं तो हमारे बूढ़े होते चले जाएंगे। और हम अपनी उम्र कैसे बढ़ाएंगे?
हमें अपनी एनर्जी बढ़ानी है मेडिटेशन से। तो हमें खुद भी अपनी एनर्जी बढ़ानी है और दूसरों को भी सिखाना है। तो क्या आप मुझे संतुलन शब्द की परिभाषा समझा सकते हैं, जैसा कि हम उपयोग कर रहे हैं? तो रा कहते हैं, दिमाग में एक चित्र बनाकर चलें। इंटरनेट की जैसी एक फील्ड पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो पहले भी सत्रों में बताया हुआ एनर्जी के बारे में, 4 तरह की एनर्जी है। और रचयिता का जो प्यार है उससे लाइट बनती है, लाइट से लव लाइट बनती है, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं। और यह धरती के क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ पॉइंट के अनुसार प्रवेश या प्रवाहित होती है। यह स्ट्रीमिंग उन सभी के लिए उपलब्ध होती है जो धरती की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का जाल होते हैं, और जिनमें वह बिंदु होते हैं जिससे कि यह ऊर्जा उनमें प्रवेश कर सके। यानी हमारी धरती पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल है उसके ही बारे में ये बता रहे हैं कि हम उसमें एनर्जी प्रवाहित होती है। जो भी इकाई संतुलित होगी उसके ऊर्जा केंद्र उज्जवल व चमकदार होते हैं। यानी अगर संतुलित हो जाते हैं जो उनके ऊर्जा केंद्र हैं, यहाँ पर ऊर्जा केंद्र के बारे में बताएंगे, जो हमारे चक्रास हैं, तो वो चमकदार होते जाते हैं। और अगर उनमें ब्लॉकेज होती है तो असंतुलन हो जाता है। तो धरती के ऊर्जा चक्रों में भी असंतुलन हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारे चक्रास हैं ऊर्जा चक्रा, वैसे धरती के भी हैं। क्योंकि लोगों की सोच बटी हुई है और वह असंतुलन में है, जिससे धरती की ऊर्जा केंद्र खराब हो जाते हैं। और धरती के खराब होने से आपके ऊर्जा केंद्र भी खराब हो जाते हैं। तो जब हमारे धरती की खराब होगी तो हमारे एक ऊर्जा केंद्र भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप आपस में जुड़े हो, यानी हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ऊर्जा है, लव लाइट, क्रिएटर का प्यार और उसकी रोशनी। यानी हम सब इसी से मिलकर बने हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है। रोशनी प्यार है और प्यार ही रोशनी है। इसको बोला जाता है बुद्धिमान ऊर्जा। तो अगला प्रश्न करते हैं डॉन, क्या मेरा अनुमान सही है? मन, शरीर और आत्मा में जो भी असंतुलन है उसका कारण अहंकार है? तो रा कहते हैं नहीं, ये गलत है। यानी हमें अहंकार को नहीं देखना है, हमें प्रेम को देखना है। जब प्रेम होगा तो अहंकार खुद ब खुद चला जाता है। तो हमें उनको इस तरह से नहीं सोचना है। तो डॉन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अहंकार को कैसे संतुलित करते हैं? नहीं, हम इसमें साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसे गलत तरीके से लागू किया जाता है और इसे समझकर समझदारी नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें किसी की भी फ्री विल में इंटरफेरेंस नहीं करना है। तो हम नहीं बता सकते। तो डॉन प्रश्न पूछते हैं, एक व्यक्ति अपने आप को संतुलित कैसे करे? इसका पहला कदम क्या है? अब हमें संतुलित करने के लिए भी पूछा जा रहा है। तो रा कहते हैं, कदम तो एक ही है, अपने अंदर के ऊर्जा केंद्र, जहां पर ऊर्जा के केंद्र हैं, उनको समझने की जरूरत है। तो हमारे शरीर के अंदर जो चक्रा है, ऊर्जा केंद्र है, उनको समझना है। सबसे पहले आपको अपने लाल किरण परिसर यानी मूलाधार चक्र को संतुलित करना है। तो हमारा जो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है उसको संतुलित करना है। इसे धरती या मालकूट कह सकते हैं। इस ऊर्जा की समझ और स्वीकृति जरूरी है। तो ये लाल किरण, जो इन्होंने लाल किरण परिसर बताया है मूलाधार, ये मेन हमारा बेसिक नीड से जुड़ा होता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, और हमारी इच्छाएं हैं, और हमारा परिवार जो बसाते हैं, हमारी जो जरूरतें होती हैं, ये उससे जुड़ा होता है। तो हम किसी तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं अपना जरूरतों की चीजों के साथ। तो ये कहते हैं, इसका नाम इन्होंने मालकूट दिया है। और अगला चक्र है, अगला ऊर्जा परिसर जिसे अवरुद्ध किया जा सकता है, वह भावनात्मक या व्यक्तिगत जटिल है, जिसे नारंगी किरण परिसर भी कहा जाता है। यानी हमारा सैक्रल चक्र, वो ऑरेंज कलर की किरण से इन्होंने बताया है। और यह रुकावट अक्सर स्वयं को आत्म जागरूक करने की समझ या स्वयं की स्वीकृति के संबंध में व्यक्तिगत सनकी या विकृतियों के रूप में प्रदर्शित करेगी। यानी ये जो सैक्रल चक्र है, ये नाभि के पास होता है। हमारे जो पर्सनल इमोशंस होते हैं, हमारी आइडेंटिटी होती है, भावनाएं होती हैं, उससे जुड़ा होता है। और हम अपने स्वयं की पहचान, यानी हम खुद, हम क्या हैं, अपना नाम, इन्हीं चीजों में जब हमारे फंसे रहते हैं तो हमारा ये ब्लॉक हो जाता है। तो कहते हैं, जैसे हम किसी को डोमिनेट करते हैं या दिखाते हैं कि हम ही हैं, हमारे रिश्तों में भी हम जब दूसरों को दिखाते हैं मैं ही बड़ा हूँ, तो ये यहाँ पर सैक्रल चक्र हमारा ब्लॉक होने लगता है। तो कहते हैं, तीसरा विरोध सबसे निकट से मिलता जुलता है, यानी तीसरा चक्र है जिसे आपने अहंकार का है, और पीली किरण परिसर या सौर जाल केंद्र है। इस केंद्र में रुकावट के कारण शक्ति में हेरफेर और सामाजिक व्यवहारों में विकृतियों के रूप में सामने आता है, और जो उनके करीबी मन, शरीर, आत्मा परिसर से
जुड़े हुए हैं। तो यानी ये तीसरा चक्र है हमारा सोलर प्लेक्सिस, यानी ये हमारा नाभि के ऊपर होता है। और जो हमारी ग्रुप आइडेंटिटी होती है, या हम किसी जैसे अपने समाज से जुड़े हैं और अपनी जो पावर मैनिपुलेशंस हैं, खुद को ज्यादा बड़ा समझते हैं, या हमारा ईगो है, इन चीजों से हमारा ज्यादा होता है। तो हम अपने ही बारे में जब ज्यादा सोचने लगते हैं, अहंकार आ जाता है, ये इससे रुकावट आ जाती है। कहते हैं इन पहले 3 ऊर्जा के केंद्रों में रुकावट वाले लोगों को एक के कानून की खोज में बढ़ने में निरंतर कठिनाई होती है। तो जब हमारे इन तीनों में ऊर्जा केंद्रों में रुकावट आती है, तो हमें ये लॉ ऑफ वन समझने में दिक्कतें आती हैं। तो वो अगले के लिए बताते हैं, दिल का केंद्र या हरि किरण या हमारा हार्ट चक्र का केंद्र वह केंद्र है जहां से तीसरी घनत्वता वाले प्राणी क्रिएटर की अनंत बुद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। तो हमारा जब ये हार्ट चक्र खुलता है तो हम क्रिएटर की ओर बढ़ सकते हैं। इस केंद्र में रुकावट होने पर अपने भाव को व्यक्त करने में व्यक्ति को कठिनाई हो सकती है। जब ये ब्लॉकेज होती है तो हम अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है। और जिसे आप कहते हैं सार्वभौमिक प्रेम या करुणा, यानी यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन। तो हमें इस चक्र को खोलने से ही हम क्रिएटर की जो अनंत बुद्धि है उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह का तीसरा किरण केंद्र वह केंद्र है जो जावक के साथ साथ आवक भी है। इस केंद्र में अवरोध होने पर लोगों को स्वयं के आत्मा, मन, शरीर को समझने में कठिनाई होती है, और स्वयं की समझ को व्यक्त करने में भी कठिनाई होती है। तो इस केंद्र में अवरुद्ध व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के शरीर, मन, आत्मा से संचार या अपनी समझ को अगले व्यक्ति तक पहुंचाने में और उसकी बातों को खुद समझने में कठिनाई होती है। तो इन्होंने ये बताया है कि नीला जो चक्र है हमारा, ये चक्र खुलने से हमारी आत्मा से, जो आत्मा, मन, शरीर है, हमें समझने में अपने आप को दिक्कत होती है। हम खुद को नहीं समझ सकते हैं। जैसे जो हमारा जो थ्रोट चक्र है, ये इसके लिए बताया कि हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं और ना दूसरों को समझ सकते हैं, ना हम अपनी बात कह सकते हैं। तो अगला केंद्र बताया है पीनियल या इंडिगो किरण, यानी हमारा थर्ड आई, ये पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। इसमें अवरोध होने पर व्यक्ति बुद्धिमान ऊर्जा के प्रवाह की कमी को महसूस करेगा, यानी उसमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो डॉन अगला प्रश्न करते हैं, आपने हमें संतुलन के विषय में कुछ जानकारियां दी हैं, क्या अब आप हमें इन केंद्रों को संतुलित करने की किसी विशेष अभ्यास या विधियों के बारे में कोई जानकारी प्रकाशित कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, प्रकाशन के लिए दिए गए अभ्यास दी गई सामग्री की तुलना में हम देखे जाने पर यह एक अच्छी शुरुआत है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक साधक स्वयं को प्रबुद्ध करने की अनुमति दे, ना कि किसी संदेश वाहक को यह अनुमति दे कि वह आपको आपके भाषा में जिसे पढ़ना, सीखना या सीखना पढ़ना कहते हैं वह करें। हम आपको पढ़ा रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अगर यह आपकी जगह हम करने लग जाएं तो यह आपकी आजादी का उल्लंघन होगा, भले ही आप इसे हमसे मांग कर करो, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति को स्वयं के लिए स्वयं से ही करना होता है। तो कहते हैं हमें जो भी करना है स्वयं करना है, किसी दूसरे से हमको नहीं करवाना है। यानी हमारी अपनी ही शक्तियों से हमें अपने ध्यान करके इन सब चीजों से जानना है। तो कहते हैं कि हमें किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है कि हमसे सीख लो, है ना। हम ऐसे टीचर ना बने कि लो हमसे सीख लो, हम कहें लो लॉ ऑफ वन जान लो, हम तुम्हें सिखा दे रहे हैं, हम तुम्हें बता दे रहे हैं। नहीं, उसकी आजादी है, उसकी फ्री विल है। आप उसे कह सकते हैं, उससे वो आपसे आप उनसे कहिए, अगर वो कहता है स्वयं ही करना चाहेगा तो वो कर सकता है। तो कल प्रश्न करते हैं डॉन, कल आपने कहा था कि अभी कटाई का वक्त है। कटाई तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो 3D से हम आगे 4D में हमें जाना है। और यह भी कहा था कि इस समय दीर्घायु के विषय में सोचने का कोई महत्व नहीं है। कहते हैं हमें अभी अब हमारी कटाई होनी है तो फिर हम उम्र के बारे में कोई महत्व तो नहीं देना है। बाकायदा हमें इस समय अपने दिलों में झांकना शुरू कर देना चाहिए, यानी हमें अपने दिलों में देखना है, अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। तभी हमारी इंडिगो रे यानी तीसरी आंख खुलनी शुरू हो जाएगी। आप हमें ये क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि स्वयं के हृदय को कैसे खोजा जाए और इसे खोजने का सर्वोत्तम तरीका सुनाई क्या तो है? नहीं आ रहा। कुछ आवाज कम आ रही है क्या?
नहीं, आवाज ठीक आ रही है। 1 मिनट में अनम्यूट म्यूट कर दे रहा हूँ सबको। हाँ जी, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। तो वो कहते हैं कि स्वयं के हृदय को कैसे खोजा जाए और उसे खोजने का तरीका क्या है। तो अब वो कहते हैं जब हमें जुड़ना ही है तो फिर इसको कैसे खोला जाए, अपने हार्ट चक्रा को। तो रा कहते हैं हमने ये जानकारी कई शब्दों में पहले भी दी है, हालांकि हम केवल यही कह सकते हैं कि आपकी समझ के लिए सामग्री स्वयं है। आपका मन, शरीर, आत्मा, आपको उपचार के बारे में जानकारी दी गई है। इस जानकारी को अधिक सामान्य तरीके से स्वयं को समझने के तरीकों के रूप में देखा जा सकता है। स्वयं के साथ स्वयं को समझना, अनुभव करना, स्वीकार करना, विलय करना और अंत में रचयिता के साथ स्वयं के हृदय का रास्ता है। यानी हमें खुद ही ढूंढना है अपना रास्ता, कोई बता सकता है तो हमें खुद ही करना है, खुद ही अनुभव करने हैं, उसको एक्सेप्ट करना है और अपनी रचयिता के साथ हमें खुद ही जुड़ जाना है। कहते हैं आपके स्वयं के प्रत्येक सूक्ष्म भाग में अपनी संपूर्ण शक्ति में एक का वास है। यानी आपके अंदर जो सूक्ष्म भाग है उसमें शक्ति है, वो एक का वास है। इसलिए हम केवल चिंतन की इन पंक्तियों को प्रोत्साहन देंगे। हमेशा ध्यान, चिंतन, प्रार्थना की विषयगत रूप से उपयोग करने का या अलग अलग समझ को जोड़ने के लिए खोज प्रक्रिया को पढ़ाने के रूप में है। जब आप इन तरीकों से ढूंढ लेंगे तो आपका हृदय खुल जाएगा। यानी हमें खुद ही चिंतन करना है, ध्यान करना है ना, तो प्रार्थना करनी, इन्हीं से हम अपने आप को जोड़ सकेंगे, आपका हृदय खुल जाएगा। तब आप रचयिता की एकता को समझना शुरू करेंगे और आप रचयिता की जो लॉ ऑफ वन है उसको आप समझ सकेंगे। क्योंकि अगर हम दिमागों से ही बटे रहेंगे तो हम उनको नहीं समझ सकेंगे। और उससे जो समझ आएगी, जो ज्ञान मिलेगा, उसे कहते हैं ढूंढना। यही आपकी तैयारी होगी अगली घनत्वता के लिए। तो हम जब ये समझने लगेंगे, हमारे अंदर ज्ञान उतरेगा, तो हम अगली घनत्वता में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो डॉन फिर पूछते हैं आपके कथन के अनुसार एक ही प्रश्न को 2 बार नहीं पूछना है, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका महत्व मैं अधिक समझता हूँ। इसलिए संभव है कि प्रश्न को दूसरे शब्दों में मेरे द्वारा दोबारा पूछा जाए। आपके धैर्य के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कहते हैं कल आपने यह भी उल्लेख किया था कि जब पिछले 25,000 साल की अवधि के अंत में कोई भी फसल की कटाई नहीं हुई थी, तो उसमें कुछ लोग थे जो कटाई के योग्य थे, परंतु उन्होंने चौथे आयाम में नहीं जाना चुना। यानी पहले जब कटाई हुई थी तो लोग जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए और वह यहीं रहे। क्या आप बता सकते हैं कि वे चौथी घनत्वता में जाना कैसे चुनेंगे? अब वो नहीं गए, उनकी फ्री विल थी, लेकिन वो कैसे जाएंगे? तो राह बताते हैं यह चरवाहे या जिन्हें एल्डर रेस कहा जाता है, उनके जाने का समय व स्थान वो स्वयं चुनेंगे। तो जो न तैयार हो जाते हैं जाने के लिए और फिर भी वो नहीं जाते हैं, ये उन्हें एल्डर रेस कहा गया है और वो उनकी फ्री विल है। यानी उनका जाने का समय स्थान वो खुद ही चुनते हैं। उनके जाने की संभावना तब तक नहीं है जब तक उनके अन्य लोग भी चौथी घनत्वता में जाने योग्य ना हो जाए। तो ये अन्य लोग का इन्होंने बताया कि वो अन्य लोग कौन है, जिनको वो चाहते हैं कि जो और लोग हैं उनको जाने के लिए जो तैयार हैं, उनको सिखाएंगे, उनको ले जाएंगे, ज्ञान देंगे और वो जाने के तैयार हो जाएंगे तो वो उनके साथ लेके जाएंगे। यानी एक तरह से कीजिए कि वो उनके लिए रुके होते हैं थर्ड डायमेंशन में। ये तो जब वो तैयार हो जाते हैं तो वो अपने साथ लेकर जाते हैं। तो अगला प्रश्न पूछते हैं उनके अन्य द्वारा स्वयं के कटने योग्य होने से आपका क्या तात्पर्य है? तो रा उत्तर देते हैं अन्य स्वयं वह हैं जिनका इन लोगों से संबंध है। यानी जो लोग इनसे जुड़ते हैं उनको खुद वो ढूंढते हैं एक दूसरे को। यानी जाना चाहेंगे वो भी इनको ढूंढेंगे और जो ले जाना चाहेंगे वो भी इनको ढूंढेंगे। तो दोनों का संबंध होता है। वह लोग हैं जो दूसरे प्रमुख चक्र में कटाई के योग्य नहीं हुए थे, जो उस समय तैयार नहीं थे और अब जाने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो वो उनको ले जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, डॉन पूछते हैं क्या आप हमें एल्डर रेस के इतिहास के बारे में बता सकते हैं? तो रा कहते हैं प्रश्न और स्पष्ट है, कृपया पुनः पूछें। तो कहते हैं यह जो एल्डर रेस है जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि पहले की प्रजाति थी, इसके बारे में हमने जॉर्ज हंट की किताब रोड इन द स्काई में पढ़ा था। क्या यह वही है जो उसने अपनी किताब में लिखा था? थोड़ा उत्तर देते हैं प्रश्न अब अपने आप ही हल हो गया है, क्योंकि जो एल्डर रेस के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, जॉर्ज हंट की किताब है रोड इन द स्काई। तो कहते हैं हमने पहले इन लोगों के निर्णय लेने के बारे में बात की थी
जिसके कारण यह लोग आपके मास्टर चक्र के दूसरे प्रमुख चक्र के अंत तक यहाँ बने रहे। तो एक प्रश्न और लेती हूँ, आप उन्हें एल्डर रेस क्यों कहते हैं? तो रा उत्तर देते हैं, हमने उन्हें इस प्रकार बुलाया है कि आपको यह उनकी पहचान से परिचित कराएं। तो ये यहाँ तक मैं अपना सत्र खत्म करती हूँ। तो ये एल्डर रेस के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि जो यहाँ दोबारा जन्म ले सकते हैं, यानी जो दोबारा अपना थर्ड डायमेंशन में बार बार आते रहते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं और चौथी घनत्वता में ले जाने के लिए उनको योग्य बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके लोग साथ जा सकें। तो ये बार बार धरती पर जन्म लेते हैं, मदद करने वालों के लिए वो ढूंढते हैं उनको कि चलो उनको भी ले चलें, और वो उनको बताते हैं। हाँ जी तो मैम। अगला प्रश्न डॉन पूछते हैं, क्या इन एल्डर रेस में कोई वांडरर्स भी हैं या नहीं? तो रा कहते हैं, यह इसी ग्रह के हैं जो केवल इस अर्थ में यहाँ हैं और जिन उन्होंने चौथी घनत्वता वाले प्यार के कारण चौथी घनत्वता की ओर बढ़ने की बजाय तीसरे घनत्वता में पुनर्जन्म को चुना है। जो मैंने अभी बताया था कि वो इस चुनते हैं जिससे कि वो यहाँ पर और दूसरों को तैयार करें। तो जिन्होंने वो इस एक प्रकार के वांडरर्स बन जाते हैं, और जिन्होंने उच्च कंपन के होने के बावजूद, यानी उनकी वाइब्रेशन हाई है, वो फोर्थ डायमेंशन में है, पृथ्वी तल को नहीं छोड़ा है स्वयं की आजादी के, यानी उनकी वो फ्री विल है, तो वो पृथ्वी तल को अपनी मर्जी से रुके हुए हैं। तो डॉन पूछते हैं, आपने कल कहा था कि हम लॉ ऑफ वन देने आए हैं जिसका नाम है विरोधाभास को खत्म करना। इसका सबसे पहला विरोधाभास है स्वतंत्र इच्छा। क्या एक के कानून का कोई क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कोई क्रम है क्या, जो इस तरह से ये उन्होंने पूछा है? तो रा कहते हैं, बहुत कम बिंदु तक ऐसा होता है, उसके बाद ये बराबर होते हैं। पहला डिस्टॉर्शन फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा है, और स्वतंत्र इच्छा क्या होती है? यह फोकस ढूंढता है। दूसरे को आप रचनात्मक सिद्धांत या प्रेम के रूप में जानते हैं, तो वो बताते हैं कि जो दूसरा है वो प्रेम से जुड़ा है, और यह प्रेम बुद्धिमान ऊर्जा से रोशनी या प्रकाश को पैदा करती है। तो जब प्रेम होता है उसके बाद रोशनी आती है। तो इन तीनों के कई कम पदानुक्रम हैं जिनमें अपने स्वयं के विरोधाभास होते हैं, कोई भी दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी उन्होंने एक एक क्रम बताया है कि सबका महत्व तो एक ही है, लेकिन वो एक के बाद एक है, तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो कोई कम है। तो अगला प्रश्न डॉन पूछते हैं, आपने यह भी कहा है कि एक के ज्ञान का महत्व तो यह है कि यह प्रेम प्रकाश या प्रकाश प्रेम में संतुलन बनाना सिखाता है। इन दोनों में प्रेम प्रकाश या प्रकाश प्रेम में क्या फर्क है? तो वो उन दोनों में क्या फर्क है जानना चाहते हैं। कहते हैं ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। प्रेम प्रकाश और प्रकाश प्रेम में वही अंतर है जो सिखाने, सीखने और सीखने सिखाने में है। प्यार और रोशनी का मतलब है शुरू करने वाला, रचयिता की शक्ति इसी में है, और यही है जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। प्रेम प्रकाश जब हम कहते हैं, उस ऊर्जा में जैसे वह लाइट पड़ती है तब जाकर चीजें देखनी शुरू होती हैं। तो दोस्तों ये कह रहे हैं जैसे कि हम कोई चीज बनाते हैं, यानी हमने आज कोई पेपर कोई चीज ड्रॉ कर दी है, उसके ऊपर हमने जैसे ही रचयिता ने भी कोई चीज बनाई है, अंधेरे में है, और हम उसके ऊपर एकदम से लाइट फेंकते हैं अपनी, यानी हमने पहले तो दिमाग में सोचा, उसको ड्रॉ किया, फिर उसको बनाया, तो वो हमें चीज दिखने लगती है। तो पहले हम क्रिएट नहीं करते हैं, पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि प्रेम प्रकाश जब हम कहते हैं, उस ऊर्जा में जैसे वो लाइट पड़ती है, तो क्रिएटर अपनी जब लाइट डालता है उसके ऊपर, पहले तो बनाएंगे फिर उस पर लाइट डालेंगे, तो जब वो चीजों पर लाइट डालते हैं तो वो हमें दिखने लगती हैं। तो अपने प्यार के ऊपर लाइट मारना, और जैसे लाइट मारी प्यार के ऊपर, तो चीजें अस्तित्व में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही चलती हैं, यानी कोई अलग नहीं है, दोनों साथ साथ चलती हैं। तो प्रश्न पूछते हैं, डान, क्या आपके लिए संभव है कि आप यह बताएं कि क्योंकि हम वांडरर्स हैं, हम सभी किस घनत्वता से हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो उन्होंने बताया है कि ये हम नहीं बता सकते हैं। मैं प्रत्येक को स्कैन करता हूँ और इस जानकारी को साझा करना स्वीकारता हूँ। इस काम में घुमक्कड़ तो दो घनत्व के होते हैं, पांच या घनत्व यानी प्रकाश का, पांचवा घनत्व यानी प्रकाश का, एक प्रेम प्रकाश का या एकता का घनत्व। तो इसकी पहचान हम नहीं बता सकते क्योंकि वो आजादी के नियम के विरुद्ध है, यानी वो इस चीज को नहीं बताएंगे कि आप कौन सी घनत्वता में, वो आप खुद ही समझिए। आप जो उन्होंने जो आ, तीनों थे, और उन तीनों के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन खुद वो नहीं बताते हैं कि हमें जब पुस्तक पढ़नी है तो हमें खुद को ही समझना होगा।
तो कहते हैं इस तरह से कि मैं राह हूं, मैं आपको अनंत निर्माता के प्रेम और प्रकाश में छोड़ता हूं, फिर एक अनंत निर्माता की शक्ति और शांति में आनंदित होकर आगे बढ़ें। Thank you, ma'am. Thank you. आदिने वासु मित्रों नमस्कार। थैंक यू अभिनव। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.